नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता से बाहर कांग्रेस ने 2027 चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। 16 फरवरी को राजधानी देहरादून में पार्टी ने एक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां तेज हैं। 16 फरवरी को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर 2027 चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का सत्ताधारी बीजेपी और प्रदेश की जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बात। ये बड़ा सवाल है कि राजधानी देहरादून में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं और शक्ति प्रदर्शन कर क्या पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा 2027 का बिगुल फूंकने की लगातार कोशिशें कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और बीजेपी तो ये कहती है कि हम तो पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं, चाहे चुनाव कभी हो जाएं। लेकिन बात कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने देहरादून में जो एकजुटता दिखाई है, जो तमाम चीज़ों को भुलाकर एक मंच पर बड़े नेता आए हैं, क्या उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड प्रभारी भी इसमें शामिल हुई और इसके अलावा कार्यकर्ताओं का जो जोश है उसने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस के कई दिग्गज मंच पर मौजूद थे और 2027 में कांग्रेस की क्या सत्ता में वापसी हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार कांग्रेस, चाहे अंकिता भंडारी का मसला रहा हो, कानून व्यवस्था का मसला रहा हो या फिर किसान का मसला रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर लगातार उत्तराखंड की जनता को अवेयर भी करा रही है और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने एकजुटता दिखा दिया 2027 के चुनाव से पहले? आज यही मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। अभिषेक भंडारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका भी स्वागत अभिषेक जी। दीपक रावत, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत दीपक जी। और राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत राकेश जी। अभिषेक भंडारी, एकजुटता दिखाने की कोशिशें, 2027 मिशन, सत्ता पर निशाना, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं कांग्रेस की? धन्यवाद सर जी। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एकजुटता तो है। अब रही बात भाजपा, जी। भाजपा तो गई और बौखलाई है। अभी आपको एक थोड़ा ताजा तरीन उदाहरण दे देता हूं जी। 15 दिन में जिस तरह से 6 निर्मम हत्याएं हुई हैं, कानून व्यवस्था जी बिल्कुल तार तार ध्वस्त हो गई है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज है। और इनपुट्स भाजपा के पास पहले भी रही होंगे, क्योंकि 16 तारीख की जो राजभवन घेराव की जो कांग्रेस की अपना एक राजभवन घेराव का कार्यक्रम था, तो उसके इनपुट्स रहे होंगे। तो कल सुबह और परसों रात से ही जितनी जगह पोस्टर और बैनर कांग्रेस पार्टी के लगे होंगे जी, इन्होंने रात से ही। और एक तो ये बताइए, कोई सरकारी तंत्र किस कदर से आपके पोस्टर बैनर निकाल देता है, उसके बगल में गणेश जोशी या कोई दूसरे के जन्मदिन के पोस्टर लगे हुए हैं यथावत, तो इससे पता चलता है कि किस कदर बौखलाई है। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, पार्टी के लोग, जनता अपने कार्यक्रम राजभवन घेराव में आती है, तो सुबह से ही। नहीं, अभिषेक भंडारी, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की जद्दोजहद हो रही है, अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद हो रही है? कांग्रेस के हालात देश के अंदर क्या है बताने की जरूरत नहीं। 17 के बाद से आप लोग बाहर हैं प्रदेश में, तो क्या ये खुद की वजूद की लड़ाई मान रहे हैं इसको, या फिर जनता के मुद्दों का भी सरोकार है आपको? निश्चित जनता की बातों का सरोकार है। मैं आपको अभी बताऊं सचिन जी, 2017 से जी कांग्रेस बाहर हुई, उससे पहले सत्ता में थी। कभी सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, कोई बात नहीं। 2017 में कांग्रेस हार गई, भाजपा आ गई। लेकिन आपको चुना क्यों जाता है?
पहले ये बताइए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, आपको चुना इसलिए जाता है, सबसे पहले आप जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करेंगे या फिर जनता का शोषण करेंगे, या उस शोषण, वो शोषण इस कदर कि आप उनको हत्याओं और बलात्कार में तब्दील करें, डरा धमकाएं। ये पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन आम नागरिक के लिए होती है। तो आम नागरिक जब अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जन सरोकारों का मुद्दे। ठीक है, आपके लिए जन सरोकार की बात आप करें। ठीक है राजेश जी, मैं सर आऊंगा आपके पास एक कमेंट। राजेश जी देखिए, कांग्रेस से जो सवाल मैंने पूछा, क्या ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, या फिर आप अपनी जमीन बचाने के चक्कर में है बीजेपी वाले कि नहीं अब चाहे जो हो रहा है तड़का लगा दीजिए इसमें, जिसका आरोप विपक्ष आप पर लगाता है? राजेश जी। सचिन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी से इस देश का और इस प्रदेश का जी जो जनमानस है उसका मोह भंग हो चुका है। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी, और कांग्रेस इस बात को जितना जल्दी समझ जाए इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए देश के अंदर जो इनके हालत है और प्रदेश के अंदर जो 50% इनकी सीटें भी नहीं है, तो वो अपने आप में बताती हैं कि कांग्रेस के प्रति जनता का क्या जनादेश है। आज हम कांग्रेस की बात करते हैं, ये जो कल जिस रैली को ये हिट बता रहे हैं, इनके नेता सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो तितर बितर थे। हर कोई इस होड़ में था कि मीडिया के सामने आकर मैं अपनी जय जय, अपनी बाइट और अपने आप को कैसे प्रस्तुत करके इन सब से बड़ा नेता कैसे बनूं, ये इनका टारगेट था परसों का, जो ये करना चाह रहे थे कल का जी। अब महत्वपूर्ण ये है, जन सरोकार के काम हैं क्या, और जन सरोकार के कामों के लिए आपको चुनावी वर्ष ही याद आ रहा है? अब बीते 4 साल कहां थे? जब जब विधानसभा के अंदर इनके माननीय विधायक गण जाते हैं, आपने किसी भी विधायक के मुंह से जनता के सरोकार के लिए या क्षेत्र में वृद्धि के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए, क्षेत्र में जन सरोकार के काम के लिए कोई एक बिल देखा आपने जो इनकी तरफ से जाना चाहिए था विधानसभा के अंदर, और जिस कारण से जनता ने इनको चुनकर वहां बेचा है, और जो जनता कमाई का पैसा वहां पे केवल तख्तियां दिखाने में बर्बाद करते हैं। राजेश जी, अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, क्या उसको आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, या आपके लिए वो कोई गंभीर इश्यू नहीं है? देखिए कांग्रेस पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी क्या गंभीर लेंगे? जिसे जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इन्हें गंभीरता से लेकर चुनना है, वही गंभीर नहीं ले रही है। ये तो लोकतांत्रिक एक परंपरा है ना, लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना है ना कोई भी सम्मानित जनप्रतिनिधि। आप ये देखिए कि कल की इनकी जो रैली हुई वो फ्लॉप कैसे होती है। इनकी सभा में भाड़े के लोग आ रहे हैं, और जो लोग पैसे लेकर आ रहे हैं वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो मदरसा बोर्ड को वापस लेने की बात कर रहे हैं। आपने वहां पे जन सरोकार का कौन सा ऐसा मुद्दा, इनकी जो भीड़ आई थी उसको गंभीरता से सुना? आप लोग भी कवरेज कर रहे होंगे। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि जो वहाँ लोग आ रहे हैं वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो जो बोर्ड है उसकी बात कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इस बोर्ड को वापसी लागू कर देंगे जो आपने खत्म किया है मदरसा बोर्ड। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मीडिया कवरेज को देखकर कह रहा हूं। हम तो थे नहीं उस रैली में तो कांग्रेस के प्रायोजित लोग थे। मतलब आप ये कह रहे हैं राजेश जी कि वहां ऐसे मुद्दे, राजेश जी आप कह रहे हैं कि वहां ऐसे मुद्दों की मांग हुई, जनता ने मांग की कि आप सत्ता में आएंगे कांग्रेस तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देंगे, मदरसा बोर्ड जो खत्म किया है उसको लागू करेंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का ध्येय ये, और मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है, देश में कुर्सी मिले तो देश लूटो, ना कुर्सी मिले तो हिंदुओं को तोड़ो। ठीक है दीपक रावत जी, बात वहीं आ गई ना, रैली में बात आ गई मदरसा बोर्ड, और ये आप देख रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, वो इसके अलावा हिंदुओं को लूटो, ये बात आ गई। दीपक जी। सचिन भाई, ये दोनों ही राष्ट्रीय दल जिस तरीके से इनको मौका मिला इस प्रदेश में, दोनों को दो बार, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार शासन में है, और आज 25 वर्षों बाद जब इनके मुद्दे जनता के सामने 2027 के लिए आ रहे हैं जी, तो लगता है कि 25 वर्षों में जो इनको शासन करने का शासन मिला दोनों राष्ट्रीय दलों को, बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आज भी इनके मुद्दे देखिए ना, मुद्दे आप देखिए 2027 का चुनाव मुंह खाड़े खड़ा है, सब तैयारी कर रहे हैं, सारे दल तैयारी करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, और एक भी प्रवक्ता जी, आप इनके 3 शब्द इनके मुंह में हमेशा रहेंगे। एक इन्होंने आजकल पकड़ा हुआ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक इनका मजार, थूक जिहाद,
मंदिर मस्जिद, इनसे बाहर इनको कुछ नहीं दिखता है जी। ठीक है, आप किसी से बात कर लीजिए, अगर इनको कटघरे में विपक्ष को खड़ा करना हो, इनके मुंह में यही रहेगा 2022 का चुनाव ये इस मुद्दे पे जीत गए, इनको लगता है कि दोबारा से ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर लगातार इस बात को बोलेंगे, इनके तमाम नेता इस बात को बोलेंगे, ये इन मुद्दों से शायद जनता को प्रभावित करने के लिए कर पाएंगे और अपनी तरफ पक्ष में कर पाएंगे। तो अगर लेकिन सचिन जी, दीपक जी, नहीं सचिन जी, हिंदू की बात कर रहे मैं थे तो आप लोग मैं भी हिंदू मुस्लिम आ ही नहीं रहा नहीं, वो कह रहे कि भाई हिंदुओं को लूट रही है, मैं हिंदू और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं यहाँ सचिन पर। जी, वो अपनी उस पिच में खेलने के लिए विपक्ष को मजबूर करना चाह रहे हैं और विशेष सर, रूप वो से तो कांग्रेस अकेले हैं ना, को। उसे खेलने, वो तो खेलेंगे फिर वहाँ। मेरा आप लोगों ने अकेले क्यों छोड़ रखा है उनको? एज ए यूकेडियन, यूकेडी का होने नाते मेरा दुख और मेरी जो पीड़ा हुई क्या है, आज भी पलायन समस्या बना हुआ है, आज भी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, आज भी बेहतर शिक्षा के लिए पहाड़ का एक बच्चा तरस रहा है, आज भी अच्छे स्कूल, लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं, आज भी स्थिति जो है जहां 25 वर्ष होने के बाद एक सही जीवन यापन करने के लिए यहाँ के मेरे लोगों को पलायन न करना पड़े, वो परिस्थितियां वहां पर बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई हैं। आज जिस प्रकार से देखिए स्वास्थ्य शिक्षा ये हमेशा वो रहती है, अब तो सबसे बड़ी समस्या है कि कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है इस प्रदेश में। मैंने कहा ना, मैं तो चुनौती देके बोलता हूँ, जितनी मेरी उम्र नहीं हुई है, जितनी मेरी उम्र नहीं है और जितनी इस प्रदेश की उम्र नहीं है, आज तक कभी इस प्रदेश में नहीं हुआ, देहरादून जिले में जहां 15 दिन के अंदर 5 मर्डर हुए हों। जब यूपी में था, यूपी में माफिया राज बोलते थे, आज से 25 वर्ष की बात, पुरानी बात कर रहा हूं। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस तो कर रही है ना गवर्नमेंट। मैं क्या पूछ रहा हूं, कभी नहीं इतनी स्थिति बदली। और विडम्बना क्या है स्थिति, आपको बताऊं, दिक्कत ये नहीं है, सिर्फ झूठे वादे करना जनता के साथ और वस्तु स्थिति से जो वास्तविक स्थिति हो उससे जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के प्रचंड करना, इस प्रकार के मुद्दे करना, ये सबसे बड़ा विषय बन रहा है। वहीं एचएम वाले मसले पर आ जाती है। असली मुद्दे बिल्कुल, आप इनसे कहीं भी बात देखिए, आप इनसे कहीं भी बात करिए, किसी भी विषय में बात करिए, ये घूम फिर के मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आएंगे, ये मंदिर मस्जिद में आएंगे, ये थूक जिहाद में आएंगे, और एक नया शब्द इन्होंने इस बार गढ़ा हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज में आएंगे। ठीक है, बहुत सही बात आपने कही हुई। मुख्यमंत्री जी लगातार अपने मंचों से इस तरीके की बात करते हैं। राकेश मिश्रा जी, सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री मंच से डेमोग्राफी, हरी नीली पीली चादरें, और अब तो देखिए नया शब्द भी आ गया है, खैर ये जो आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दोबारा फिर इजाद हो गया 22 के बाद, तो आपको लगता है कि ये असल मुद्दे हैं या जो असल मुद्दे हैं उन पर ध्यान ही नहीं किसी का? देखिए, मुद्दे तो सब हैं, लेकिन जिस बात को लेके अभी हमारे रावत जी कह रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज, तो सच में डेमोग्राफी चेंज बहुत हुआ है। आप इसी बार का चुनाव आयोग का डाटा उठा के देख लीजिए, परसों भी मैंने कहा था कि 83 लाख मतदाता आपके पहले थे, जिनका जब SIR सर्वेक्षण हुआ तो उसमें से लगभग 61,72,000 के आसपास मतदाता आपके SIR में 2003 की जिनके परिवार का नाम उसकी सूची में था वो मिल गए, और 24 लाख से ज़्यादा मतदाता दूसरे राज्यों के आके यहाँ पे अपना SIR करवा लिया। तो अगर 83 लाख में 24 लाख मतदाता बाहर के आ गए हैं, जबकि जो 61 लाख मतदाता पहले के हैं उसमें भी दूसरे राज्यों के मतदाता ऑलरेडी 10 से 12%, 15% पहले से थे। तो आज की डेट में तो ये धुरी अगर 24 लाख और 13 लाख जोड़ लिया जाए तो 40 लाख के आसपास पहुंच गई। अगर हम 40 लाख मतदाता जो बाहर के राज्य के हैं, तो मुझे तो सबसे बड़ा डर कभी ये लगता है सर, एक मिनट, कब सबसे बड़ा डर तो ये लगता है कि किसी दिन उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री बने वो कहीं प्लेन का व्यक्ति न बन जाए। तो इस बात का डर है कि कुछ लोगों को। सचिन जी यहाँ पर एक करेक्शन करिए जी। भारतीय जनता पार्टी जब अपने मंचों से स्वयं मुख्यमंत्री डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो वो एक विशेष धर्म की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं हमारे मिश्रा जी, ये जो कह रहे हैं, ये दूसरे जो प्रदेश के लोग आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ रहने के लिए किसी भी स्वरूप में, ये उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरिटी से हमें बताना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जब वो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रही है तो क्या उसमें वो हिंदू भी हैं जो यूपी से आए हैं, प्लेन्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया मुद्दा इन्होंने कर दिया। यहाँ पर हम यहाँ पर कह रहे हैं जब आप इस मुद्दे को पूछते हैं, हमने क्या कहा इस मुद्दे को बीजेपी से कि जब डेमोग्राफी का आपके पूछा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सचिन क्या हिंदू भी है? सचिन जी, डेमोग्राफी की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को बतानी पड़ेगी कि क्या वो उन हिंदुओं को भी डेमोग्राफी के अंदर डाल रही है जो
कामकाज के लिए यहाँ पर आए हैं, या अपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर उन्होंने घर बनाया है, या फिर किसी एक विशेष धर्म की बात चलिए वो करना बात तो चाह रहे हैं? राजेश जी का आप जवाब दे अब देंगे। आप सुनिए 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 चलिए, उसका आप बोलिए सर। एक मिनट। जो जो रावत जी बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और डेमोग्राफी चेंज वो हिंदू प्लस मुस्लिम सब मिला के, सब मिला के, लेकिन वो बीजेपी जो के 40 लिए, लाख का बीजेपी मतदाता के लिए की क्या सूची है? बताए ना, यही जो तो मैं स्पष्ट करना सूची चाहता हूँ। आई है, और उस पर भाजपा अपने काम कर भी रही है। भाजपा हो या कांग्रेस हो या यूकेडी तो समझिए पूरी तरह से अपने पहाड़ और पहाड़ी की बात करने वाली पार्टी है भी, लेकिन कमोबेश भाजपा भी उसी रास्ते पे। आप इनकी कार्य समिति उठा के देख लीजिए, उसमें प्लेन के लोगों को बहुत जगह नहीं है। आप इनकी प्रांतीय कार्य समिति देख लीजिए, उसमें भी किसी प्लेन वाले को बहुत जगह नहीं है। तो वो चीजें तो ऑलरेडी ये अपने कुनबे को बचाने के लिए और डेमोग्राफिकल उसको पुख्ता करने के लिए वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 24 लाख मतदाता जो दूसरे राज्यों से SIR करवा के यहाँ जुड़े हैं, वो किसके पक्ष में जाएंगे? वो कहाँ राजनीतिक करवट बदलेंगे? नहीं, तो चुनाव का तो जो आप कह रहे हैं कि भाई वो कहाँ जाएंगे, किस करवट बदलेंगे, वो तो पता ही है ना कि चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो सवाल जो रावत जी पूछ रहे हैं, राजेश जी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जब डेमोग्राफी की बात होती है, जिहाद की बात होती है, हरी नीली पीली चादरों की जब बात होती है बिष्ट जी, तो क्या उसमें सनातन धर्मी भी आते हैं? क्या वो भी हरी नीली चादर चढ़ा रहे हैं? क्या वो भी डेमोग्राफी बदल रहे हैं? क्या वो भी जिहाद कर रहे हैं? सचिन जी, एक बात तो तय है, पिछले 2-4 महीने से हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन में उत्तराखंड के अंदर जो 40-42 साल पुरानी पार्टी है उसने समावेश कर लिया है कांग्रेस के साथ। और पिछले लंबे टाइम के चुनावों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इस 40-42 साल पुरानी पर्वतीय पार्टी को पर्वत के लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। तो इनको आस सिर्फ मैदान के इलाकों में एक बदलाव की जो थोड़ी बहुत आस है इन्हें, वो आस अभी नीली पीली चादरों को बिछाने वालों से हो गई है। और ये अच्छी बात है कि इनका चेहरा इस पर्वतीय राज्य के पर्वतीय लोगों के सामने। सर राजेश जी, मैं जो पूछ रहा था सर उसका जवाब दे दीजिए। यूकेडी का कांग्रेस से क्या रिश्ता है, वो तो जनता जवाब दे दीजिए। जवाब नहीं है इनके पास। सचिन जी, इनको बोलिए एंकर ना बनेंगे। एंकर HNN के बैठाए हुए सवाल जवाब करना उन्हें बेहतर आता है। सवाल का जवाब तो दीजिए राजेश भाई, कोशिश ना करें। आप यूकेडी किसके सवाल का जवाब है, किसका नहीं है। आपको दर्द क्या होता है समझ में नहीं ये आता। मिट्टी में अपने आप को मिला चुके हैं ये लोग। अरे आपको दर्द क्या होता है? राजेश जी, मैं सवाल दीजिए। सचिन भाई ने सवाल पूछा, आप प्रश्न का जवाब दीजिए। डेमोग्राफी की परिभाषा बता दीजिए। जिन लोगों ने जिस डेमोग्राफी की परिभाषा बता दीजिए मिट्टी करने पे उतर गए लोग, और बेशर्मी से, डेमोग्राफी की बड़ी परिभाषा बेशर्मी बता के दीजिए। साथ, अगर नहीं पढ़ी है तो बड़ी बता बेशर्मी दीजिए। के साथ ये अगर समावेश कर आपको चुके हैं आदेश कांग्रेस नहीं में। आया है तो और बता कांग्रेस दीजिए। का पक्ष लेना, सचिन भाई, नीली हरी पूछ लीजिए। चादरों वालों का साथ देना। अरे डेमोग्राफी की परिभाषा बताइए, भारतीय जनता पार्टी की क्या है? चलिए राजेश जी, एंकर का काम करना राजेश चाहते हैं। जी, ठीक है। HNN अरे के डेमोग्राफी मुकाबले की के परिभाषा एंकर नहीं बन बताइए सकते भाई। ये कुछ जनता भी कर सुनना ले, चाह रही है। इतनी बेशर्मी दिखा ले स्टूडियो अरे में। जनता लेकिन सुनना ये चाह रही है। राजेश जी, डेमोग्राफी दीपक जी, नहीं आती ना। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हाई दीपक कमान ने जी, डेमोग्राफी की राजेश परिभाषा नहीं जी, एक समझाई छोटा ना। सा ब्रेक, सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक हम लेंगे तो उसके बाद लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी। और सवाल ये भी है कि क्या डेमोग्राफी, हरी नीली पीली चादरों की जो बात हो रही है, क्या उसका लेना देना सिर्फ एक धर्म से है? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज बात हो रही है कांग्रेस के उस शक्ति प्रदर्शन की जिसका संदेश देने की बहुत बड़ी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। और इस चुनाव में क्या कांग्रेस खुद के वजूद को बचाने की, सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाकर बैठी है? अभिषेक भंडारी जी, सवाल ये है कि जो मुद्दे जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं, उस पर तो बीजेपी अभी कह रही थी कि भैया आप तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और आप तो जो है बोर्ड जो है ख़त्म करने की बात जो बीजेपी ने की उसको दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मुद्दे रहेंगे आपके? ये मुद्दे नहीं होंगे? सचिन जी, अब भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, हैं भाई हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं बिस जी, लेकिन घुमा फिरा के इनको ले दे के मुस्लिम यूनिवर्सिटी, थूक जिहाद, लव जिहाद, जो भी बातें हैं, अब मुख्यमंत्री ने बड़ा सिफूगा छोड़ रखा है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी चेंज पे तो उनकी बोलती बंद है कि क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊं, जब जनवरी और फरवरी में 15 दिन में 6 मर्डर हो जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जब अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था 16 तारीख का जी, हमारा राजभवन घेराव, राजभवन घेराव से क्या हो जाना था आप बताइए? क्या हम
राज्यपाल को मार देते, जैसे आज बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री असुरक्षित हो गए, कि प्रधानमंत्री संसद ही में नहीं आए। सर ये तो हर सरकार में होता है, देखिए कोई देख- राज्यपाल या देखिए, मुख्यमंत्री देखिए, आवास में नहीं मैं जाने एक देते। ये राजभवन तो की बात आपकी- कर रहा हूँ। नहीं राजभवन अगर के बाहर- राजभवन तक हम चले जाते, अपना ज्ञापन ही तो देना था हमने, अपना ज्ञापन देते। अब जब इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई, जी जिस सरकार ने सिर्फ 1001 करोड़ इस मीडिया पे, आप देखिए सुबह से कई मीडिया चैनल, मैं सब मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, एक मिनट लेकिन- एक मिनट सचिन साहब, जी। आपने कहा कि इस सरकार से अब हमें उम्मीद नहीं रह गई। 4 साल तक उम्मीद थी। अरे हम उम्मीद मलाही दुनिया कायम है। मिस्री सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलके आराम से काटे। नहीं, उम्मीद किस चीज की मान रहे हैं नहीं आप? मिश्रा किस जी, बात की मिश्रा जी, उम्मीद मैं नहीं? आपको एक बात बताऊं, आप बोले 4 साल से नहीं, नहीं वो वेट जिस कर रहे थे दिन- ना कि 4 जिस साल दिन में कुछ से- जनता का भला जिस करें, दिन वो से- उम्मीद इनकी खत्म हो गई है कि जनता मिश्रा का जी, कुछ नहीं कर सकते। मिश्रा जी, जिस दिन से आप बताइए, किस दिन जब जिला जब- पंचायत जब- अध्यक्ष की जब- कुर्सी जब समझौते में भाजपा आ की रही थी, कोई भी- उस समय आपका ध्यान कोई कहाँ भी था? भ्रष्टाचार कुछ भी 2017 से लेकर आज तक कांग्रेस सड़क पे है, सदन में इनकी बातों का, इनकी नीतियों का विरोध करती है। तो हमने लेकिन देखा मैं सर 4 साल में आपकी पार्टी ने और कितना सदन में विरोध आपको किया। एक चीज बताइए, ये कई बार ये पूछते हैं कि आपके प्रभारी नहीं दिखे, इस बार प्रभारी भी दिखे, लेकिन सर, मैं आप तो- आपके अपने प्रभारी नहीं, गायब मैं दिखे। आप ही के आप- पार्टी, आप जो कह रहे हैं प्रभारी नहीं दिखे, चले प्रभारी जी आ गई कुमारी शैलजा जी, लेकिन नहीं, इनको पूछे आपके प्रभारी कहाँ थे, पोस्टर से गायब हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे वो हैं? आपने गायब करा दिया पीड़ित उनको, हैं। भाई, गायब करा उनके दिया। उनके प्रभारी तो पीड़ित हैं। बिल्कुल, बात आई समझ बिल्कुल। में, वो अब अपनी पीड़ा के दुख से उत्तराखंड हम नहीं क्या आए। कर रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं। सर मैं ये जिस पूछना चाहता हूँ, प्रभारी- कांग्रेस में जब गुटबाजी की बात होती है, एक गुट हरीश रावत जी का हो गया, एक गुट प्रीतम सिंह जी का हो गया, हालांकि इस मंच सचिन पर जी, मिश्रा जी सचिन थोड़ा जी, सा ऐसा कोई गुट सहमति नहीं है। या बड़े- युद्ध विराम बड़े लगता हुआ नेता नजर हैं, आया। बड़े नेता हैं, ऐसा हाँ। तो हरेक- ये गुटबाजी कैसे फिर पार पा पाएंगे नहीं, आप? हरीश रावत चाहते हैं कि मेरे बच्चों का स्टैंड हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, मेरी लीगेसी आगे चढ़े। प्रीतम सिंह कहते हैं भाई सबसे पुराने तो हम हैं। आप बताइए, तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है तो उन पे। नहीं सचिन जी, आप एक चीज बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे सामान्य मैं हूं, हरीश रावत जी क्या सीधे किसी लोकसभा सदस्य के बेटे बन के आए क्या? हरीश रावत जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में वहां पे अध्यक्ष रहे, उसके बाद ग्राम प्रधान बने, ब्लॉक प्रमुख अच्छा बने। अभिषेक और जी ये लगातार- बताइए यार कि आप हम लोगों को डेमोग्राफी चेंज मानते हैं कि मैं मतदाता डेमोग्राफी मानते हैं? चेंज, आप डेमोग्राफी पे आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, जिस तरह से बौखलाहट की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा में किस तरह की बौखलाहट है। 2000 मानी कल हमारा 16 तारीख का कार्यक्रम था, और जब इस तरह से हत्याएं होगी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने 14 तारीख का पुनः पीएसक्यू घेराव की पुलिस जो ठीक है शासन- सर, वो हमने देखा था, आप जी, लोग कर रहे हैं जो लेकिन भी भाई यहाँ पे अंकिता भंडारी तथाकथित मामले में आप लोगों ने कुछ सड़कों लोगों पर। ने- दीपक जी मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप आपको पहले लगता मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, या तो सर एक बार मौका दीजिए, फिर या तो आप बोलिए। हाँ सर, चलिए बोलिए। चलिए जल्दी बोलिए सर, क्योंकि सबसे बात करनी है। आप अब आपने रिदम भी तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जिस तरह से हत्याएं, बलात्कार, सबको छुपाने के लिए कम से कम जब 1001 करोड़ ये मीडिया पे खर्च कर सकते हैं, जी इन्होंने और जगह कितना पैसा कहां खर्च किया होगा। उस 1001 करोड़ से पता नहीं कितने स्कूल, कितने हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे प्रदेश के लोगों को मिलती, और ये कोई 1001 करोड़ कोई प्रदेश सरकार का पैसा है या मुख्यमंत्री का पैसा है? ये हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है जो प्रदेश सरकार इस तरह से खर्च कर रही है। आप बताइए, हम आवाज नहीं उठाएंगे? आप बोले जिस दिन भी हमारा कोई आंदोलन होता है, आप बोलते हैं आज कांग्रेस का बड़ा आंदोलन हो गया, इस बार हुआ, आप बोले 4 साल में आपको याद आ गई। हर दिन आप हर दिन डिबेट में रहते हैं, हर दिन चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई कांग्रेस जनता के मुद्दे को उठाती है, और भाजपा इस तरह से बौखलाई है। जब जिस तरह से 14 तारीख की रैली जब पीएसक्यू का घेराव कर रहे थे, जी इन्होंने तथाकथित कुछ लोगों ने मिलके 2-4 झंडे कांग्रेस भवन की तरफ भिजवा दिए कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। कौन थे वो झंडे? बोले हम एक महामंच है, नाम नहीं बता पा रहे। जब पूछा गया तब पता चला शामली से आ रखे हैं, और हमें बोल रहे भाड़े के ला रखे हैं। इनको पहले ही अंदेशा रहता है कि किस तरह से। अब आपको बताऊं, सुबह से पता नहीं कितने अपने बीजेपी के लोग
हमारे कार्यक्रम में भिजवा रखे हैं, जो पता नहीं तो सर आपकी मदद ही तो कर रहे होंगे वो। बिल्कुल मदद कर रहे हैं। जिस तरह राजेश जी से मदद कर रहे हैं आपकी। बिल्कुल मदद कर रहे हैं। ये जितनी इसका जितनी मतलब भाई उसकी जो भीड़ थी expose करें- वो भी भाजपा की थी। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है तो कि ये आपकी रैली में भीड़ क्यों कर रहे हैं? भीड़ भाई, इसलिए इनको कर रहे जिंदा हैं, रखने मैं के लिए आपको कहीं बताऊं, यूकेडी ना निकल जाए भीड़ आगे। इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बातों को, हमारी क्या नीतियां हैं, हमारी क्या रणनीति है, अच्छा, उसकी जानकारी लेने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल भीड़ में अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। ठीक अब है, मैं आपको अभी तो बताऊं, देखिए आप अपनी नीतियां तो अब देखिए आपकी नीतियां तो बाहर आ रही हैं। अब देखिए राजेश जी ने वो बात बोली थी कि हमें पता लगा भाई मीडिया में नहीं कि आप आप बताइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, बनाने जा तो रहे ये हैं, भाजपा भाई आप एक लोग झूठ जो है का बोर्ड पुलिंदा खत्म है। करने ये जा रहे हैं। भाजपा एक झूठ का पुलिंदा है जो जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। इनके मीडिया चैनल अच्छा भंडारी जी, एक चीज ये बताओ। जी। चलो अब हो नहीं, गई। नहीं, जो पहले बात एक- ये एक- भीड़ में एक- बोलेंगे वही आप- बात मंच पे बोले। 1001 करोड़ में कुछ चैनल आप अपने भी लगवा दो। भाई इनके जो तथाकथित, जो इनके चरण धोएंगे, जो इनके चरण धो के पिएंगे, ये उन्हीं के लगाएंगे। चलिए, 4 साल तो आप लोग भी चलिए तो एक ही मीडिया का थाली में डिस्कशन थे। नहीं है। दीपक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही बात आप पिछले 2017 से, उससे पहले भी आप लोग कहते हुए आ रहे हैं, 17 से तो रेगुलर हम लोग सुन रहे हैं कि बीजेपी जब भी आती है वो हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये अफीम जो है खत्म नहीं हो रही है। तो सर एक बात बताइए, जो बात बीजेपी करती है वो देश में अकेला दल ऐसा क्यों है कि वो स्वर्ग की बात करी जो सत्ता में आए, और आप लोगों का जो बंटवारा है वो 20 में 36 का हो गया। आप लोग कभी स्वर्ग की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गुणगान भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेतागण कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता यह है कि उस जमीन में जो इन्होंने प्लॉट करके बेचा, उन्हीं विरुद्ध तब सरकार आंख बंद कर बैठी हुई थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आश्चर्यजनक बात क्या है कि 70 से 80% हिंदुओं ने खरीदा है उस जमीन में। सर मैं ठीक है, वो हम उस पर नहीं, देखिए, हम नहीं, सर अगर हम भारतीय उस पर जनता- चर्चा नहीं कर रहे हैं कि नहीं, भाई वो मेरा किसने विषय- खरीदा, मेरा विषय- मैं मेरा ये पूछ रहा हूँ कि हिंदुत्व की अफीम जो है एक मिनट रुको यार ये भाई। बीजेपी के साथ ही क्यों जुड़ी हुई है? मेरा सिर्फ क्या कहने का मतलब है कि जिस सुगूफे को ये छोड़ना चाहते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसकी हकीकत में तो यही है। ये झूठ बोल रही है सरकार, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सर मैं यही तो यूनिवर्सिटी का बोलना जिक्र चाह नहीं रहा कर रहा हूँ ना। मैं जब भी उत्तराखंड की कोई बात करता हूँ तो मुख्यमंत्री मंच से हमेशा अर्बन नक्सल गैंग, आप लोग भी आते हैं उसमें, कांग्रेस भी आती है, तमाम चीजें बोल रहे हैं, ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, ऐसी चीजें बोल रहे हैं। अरे आप लोग क्यों नहीं मन से ऐसी बात बोलते कि जो एक वर्ग जो बहुमत में है उसको अच्छा लगे? मुझे आपके विपक्ष के नेता बोलेंगे हम तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मुसलमान ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही मुसलमान है। सचिन जी बहुत देखिए, अभी एक विषय आया था डेमोग्राफी का, एक आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे ही नहीं पाए, या उनको पता ही नहीं है, या उनको हाईकमान ने बताया नहीं कि डेमोग्राफी की सर आप भी तो मेरे बात का जवाब दे दीजिए, वो तो दे नहीं रहे थे कि भाई आप बता दीजिए डेमोग्राफी कौन बदल रहा है, क्या हिंदू भी डेमोग्राफी बदल, वो नहीं बोल रहे। अब आप बता दीजिए कि आप लोग क्यों नहीं 100 करोड़ की बात करते हैं? भाई आम आदमी पार्टी आई वो भी वहीं खड़ी हो गई, आजाद समाज पार्टी आई वो भी वहीं खड़ी हो गई, अज़ुद्दीन ओवैसी है उनका अपना एजेंडा है। सचिन जी देखिए, क्षेत्रीय दल की अपनी सीमाएं होती हैं, क्षेत्रीय दल के अपने विषय होते हैं। हम आज भी प्रमुखता के साथ, आप हमारी तुलना राष्ट्रीय दलों से नहीं कर सकते हैं। सर आप क्षेत्र की सुनिए, मैं तो क्षेत्र की बात करूं, डेमोग्राफी क्षेत्र का हमारे मुद्दा, क्षेत्र, हरी नीली पीली चादरें, ये भी लोग करते हैं। मेरी बात सुनिए, बहुत स्पष्ट है, क्षेत्र दल की अपनी सीमाएं होती है, क्षेत्र दल के अपने मुद्दे होते हैं, और हम उन ज्वलंत मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। अब विषय आइए, देखिए विषय आइए डेमोग्राफी में, आप दोनों भी आते हैं इस प्रदेश में, सचिन जी आप भी आते हैं और हमारे मिश्रा जी भी आते हैं। हमारे लिए, इनके लिए सुख सुविधाओं का यहाँ पर सुविधाएं करना, इनको कोई समस्या ना हो, इस प्रदेश की आबोहवा अच्छी हो, ये इनके लिए ध्यान रखना है। मूलतः हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूर पहाड़ में रहने वाला पहाड़ का मूल निवासी है, उसको चाहिए एक जीवन यापन करने के लिए, ये एक पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। ये नीतियां होती हैं, हमारी नीतियां विशेष रूप से, आप उदाहरण दीजिए कि हम जब यूकेडी बनी थी तब तो इस प्रदेश नहीं बना था ना। उत्तराखंड क्रांति दल का नाम आज थोड़ी पड़ा है, 2009 नवंबर 2000 को थोड़ी पड़ा है। ठीक है राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्षेत्रीय हिंदुत्व मुद्दे का जो उठाते हैं, लड्डू है पर राष्ट्रीय ये मुद्दे उठाने बीजेपी की के खाते में जिम्मेदारी क्यों जा रहा है? भारतीय राजेश जनता पार्टी जी, और ये कांग्रेस की है बीजेपी ना। के खाते में क्यों जा रहा है? जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष आप पर ये आरोप क्यों लगाता है कि आप फिर मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, ये क्षेत्रीय मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं इस है। मसले पर आ जाएंगे? और देखिए अभी तो कह रहे हैं रावत जी कि भैया हम तो नहीं बोल सकते, हम तो क्षेत्रीय दल, क्षेत्र के मुद्दों पर बोलेंगे। अरे हिंदू तो यहाँ उत्तराखंड में भी रहते हैं, मंदिर तो यहाँ पर भी हैं, सनातन तो यहाँ पर भी धर्म है। सचिन जी देखिए, मैं थोड़ा सा शुरुआत जो बात की करना चाहता हूँ ऐसे करना चाहता हूँ। कल का जो इनका जो फ्लॉप शो रहा
वो पूर्णतः विफल रहा। उसमें 10% लोग वो लोग थे जो यूकेडी की टोपी पहनते हैं इनकी पार्टी में जाके, और कल कांग्रेस की भीड़ की संख्या सर बढ़ाने में बीजेपी टोपी वाले भी बदलने थे क्या, ये में भी बता दो। क्या हो गया आपको? बीजेपी वाले भी थे नहीं, क्या? देखिए पेट दर्द है, पेट दर्द राजेश है, जी, क्या हो गया पेट आपको? दर्द इनको बोलिए। डेमोग्राफी तो आपको समझा नहीं पा रहे के हो। अलावा भी लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने अपनी बात डेमोग्राफी की परिभाषा तो आप और समझा इनकी नहीं तरफ पा रहे हो, बकवास अगर करने और की आदत हो यूकेडी जाएगी को तो जरूर बोल नहीं बोल रहे हो। पाएंगे। जितने सर, अब हीरो उनको बन के यहाँ पे ये डिबेट में अरे बैठ के हीरो डेमोग्राफी बन की रहे परिभाषा हैं, ये तो हीरोगिरी पढ़ के नहीं आ चलेगी जाओ। यहाँ पे, ये हीरोगिरी नहीं हाईकमान से लेके चलेगी। आओ सर, जनता डेमोग्राफी की जानती है परिभाषा। दीपक जी, तुम लोग let him फ्लॉप talk। हीरो, राजेश जी, फ्लॉप पिक्चर के डेमोग्राफी की सपोर्टिंग परिभाषा कैरेक्टर हो, हाईकमान से मंगवा फ्लॉप लो। पिक्चर के दीपक जी, सपोर्टिंग नहीं कैरेक्टर बोल हो। पाओगे। यहाँ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सर एक नहीं मिनट, बोल सर पाओगे। सर काम करना ऐसे पड़ता है तो जनता ऐसे के समझ लिए। में नहीं समझा आएगा। करो। इसलिए बकवास डेमोग्राफी अपने की पास परिभाषा अपने लेके समय पे आओ। बोलो। दीपक जी एक मिनट, ये समय पे बोलो अपने। अरे डेमोग्राफी की परिभाषा दीपक जी समझा दो। प्लीज, दीपक जी उनको आदत सुधार लो समय उनको से। अपनी बात- डेमोग्राफी की समय से परिभाषा आदत समझा सुधारो। दो। दीपक जी उनको ये अपनी बात गवारों की रखनी तरह है। हरकतें बंद करो। अरे डेमोग्राफी की आपकी- परिभाषा दीपक समझाओ जी ना। मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं ये आपकी तुम बात अपने भी पार्टी सुन। कार्यालय नहीं में आता नहीं ना, बैठे हो। मत पार्टी बटा करो, कार्यालय में नहीं हो। मत आया करो पार्टी प्रवक्ता कार्यालय बन के में नहीं भारतीय हो, जनता पार्टी पकड़ के के। चिल्लाने से यदि तुमको आपको कुछ डेमोग्राफी की परिभाषा पार्टी कुछ पता कार्यालय ही नहीं नहीं है है। तुम्हारे। दीपक जी ऐसे पार्टी समझ में कार्यालय नहीं है। सचिन जी, ये सर, बकवासबाजी सर, बंद करो। आप मिश्रा यहाँ पे जी चलेगी नहीं है डेमोग्राफी के अंदर बकवासबाजी। आते हैं। ठीक जवाब है, दीजिए। कोई नहीं जानता आप तुम्हें। जवाब दीजिए। और इसलिए नहीं जानता तुम डेमोग्राफी हरकतबाज के अंदर लोग आते हैं मिश्रा हो। जी। कांग्रेस पार्टी में घुस के उसके अरे सपोर्टिंग राजेश डायरेक्टर जी बन रहे हो। बताइए। इसलिए कोई नहीं जानता। क्या हमारे इसे बकवास मिश्रा बंद जी करो। आपकी नीचता डेमोक्रेसी से बाहर आ में जाओ। आते सर, एक मिनट, वो- नीचता से बाहर आ अरे जाओ। आते हैं। नीचता से बाहर आ जाओ। अरे नीचता से बाहर आ जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। नीचता से बाहर आ जाओ। तुम अपनी सर, एक- नीचता के कारण जनता के दिल में सर, नहीं हो। सर, मैं- खुले मैं- में सर, बोलो उनको ना। थोड़ा बोलने नीली दीजिए। पीली चद्दर मैं- वालों के साथ सर, रहे। उनको बोलने बोलो ना इस दीपक बात जी, को। let him क्यों talk। डरते हो? अच्छा सचिन जी, आप क्यों आते हैं डरते हो? डेमोग्राफी में। कांग्रेस मैं वालों के पूछ साथ लूंगा मिलकर ना, बोलो मैं ना। दीपक जी, मैं नीली पीली अपना चद्दर काम वालों कर के लूंगा। साथ तो है। चलिए, चाहते बोलो क्या इस है? बात दीपक जी को। मैं अपना काम कर प्रदेश लूंगा। यहाँ पे छिछोरापन मत करो। ये अरे इस डिबेट पूरा प्रदेश से देश चाहते देख क्या रहा हो? है। ये छिछोरेपन की हरकत से बाहर डेमोग्राफी की निकलो। परिभाषा बताओ। आदत जनता को क्या सुधार लो सुनना समय चाहती से। है? जनता आदत को समझना समय चाहती से है। सुधार लो। क्या आप लोगों जनता ने हिंदुओं को उखाड़ के दुश्मन बना फेंका है दिया ना, क्या? फिर डेमोग्राफी फेंकेगी। बोल के फिर फेंकेगी। हैं? यूनिवर्सिटी का नाम ले इंद्रमणि लो, सारे पटोले जी की हिंदुओं ने पार्टी वोट दे रखे है, हैं। इसलिए इज्जत से रहो जनता को इसमें। झूठ बोलते उन हो। विचारों ने इस जनता- पार्टी जनता को को बेशरम- जिस परंपरा से बेशरम सीखा दिखाते हैं था, आपके तुम प्रवक्ता जैसे लोगों और ने आपके बर्बाद नेतागण। कर दिया है। दीपक जी ये ऐसे जो बात डिबेट समझ में में हीरो नहीं बनने के आता। चक्कर सर, में ऐसे- तुम लोग ऐसे ये समझ में छोटी नहीं और आ ऊंची रहा। हरकतें अरे कर रहे हो। आप जनता राजेश इसीलिए जी उखाड़ कर फेंक रही अल्पज्ञानी है। हो। ज्ञान ग्रहण इसीलिए करो। बता रहा हूँ, इन तब आया छिछोरे करो। लोगों को डिबेट में बोलने का अधिकार डेमोग्राफी- नहीं है। ये तो डेमोग्राफी बैठ की जा रहे हैं। परिभाषा एक लाओ। ग्राम सर, प्रधान ऐसे जिस पार्टी देखिए, का नहीं दीपक है। डेमोग्राफी की जो परिभाषा पार्टी लाओ। प्लीज 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 ऐसे सर डिबेट नहीं हो सकती। ऐसे अब एक एक करके बताइए बोलिएगा, ना। एक एक करके आप बोल। नहीं, मुद्दे उठाए ना। सर आप दीपक जी डेमोक्रेसी मैं की अभी परिभाषा सर उनसे जो पूछिए देखिए से। मैं अभी जो उनसे पूछ रहा हूँ उसके पूछिए बाद उनसे। मैं आप पूछ रहा हूँ, बताएंगे अब कि उनको मिश्रा जी बोलने आते कि नहीं आते उसमें। देखिए मैं पूछूंगा ना उनसे, आप उनको बोलने हर दीजिए। बारी बर्दाश्त राजेश जी जवाब दे। अब अपनी जवाब बात दे। सर ऐसे कोई स्क्रीन पे नहीं जा रहा, देखिए कोई स्क्रीन पे नहीं जा रहा है। जवाब इनको जवाब देना पड़ेगा ना। अब आप बोलने- ये जब यूकेडी अरे को सर, अपनी वो- जगह खड़ा कर रहे हैं तो यूकेडी ना पूछे सवाल दीपक जी इनसे। देखिए कोई स्क्रीन पर नहीं जा रहा है तो कुछ सुन भी नहीं रहा है आपकी बात। अब आप एक एक करके बोलेंगे तो सुनेगा। राजेश जी अपनी बात रखिए प्लीज, यूकेडी पर कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे दूसरे को बुरा मेरा लगे। निवेदन है आपसे सचिन भाई जी। मेरा निवेदन है आपसे। आपके साथ मैं लगभग 50 डिबेट में बैठ चुका जी। हूँ। मैं मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, संयम मैंने से कौन सी रहता हूँ, अमर्यादित समय भाषा पर का इस्तेमाल बोलता कर लिया हूँ। भाई? लेकिन ये सर, गवार एक एक लोग- करके मैंने सर कौन सी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लिया राजेश सड़क भाई? पे केवल शोर आपकी मचाने का पूछ में काम पावर है रख जिन दिया लोगों का। इनको निवेदन हैं? कर दीजिए कि अपने समय का इंतजार मैंने करें। क्या छिछोरा मैंने मत- कौन सा अपन यहाँ ना अमर्यादित दिखाएं भाषा का डिबेट में। इस्तेमाल करा? सवाल पूछना छिछोरापन यहाँ ना अमर्यादित होता है दिखाएं क्या? डिबेट में। दीपक जी देखिए ये छिछोरे लोगों को जनता ने ठीक करा है, इसलिए छिछोरापन मेरे सामने ना चलाएं बिल्कुल भी। समझ लें एक बात को ढंग से, अपने समय पर बोले, जो बोलना अपने समय पर बोलो। हैं? मेरे समय पे राजेश जी आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज होने रहे। मेरी बात रखिए। ये एंकर के डिबेट के जी, एंकर आप अपनी नहीं हो बात तुम। रखिए, छोड़िए इस विषय में मत जाइए ना। उन्होंने क्या अब अपनी बात सचिन रखिए, जी, फिर ऐसे मैं आवाज जब किसी की अपने बात समय नहीं पे जाएगी। मर्यादित कोई भाषा जवाब में नहीं बात सचिन कर रहा भाई। हूँ। जरूरी सर, नहीं है मैं हर पूछ बारी लूंगा। कोट करो। मैं राजेश जी से ये पूछ लूंगा। शिक्षित लोगों के काम नहीं है, अरे ये पढ़े लिखे अशिक्षित और आदमी हो, गंवार लोगों के डेमोक्रेसी काम की है, परिभाषा- जो हरकतों से बाज सवाल नहीं आ मैं रहे, पूछ लूंगा जो उनसे, मैं फील्ड में पूछ कहीं लूंगा, नहीं जो है। मैं भी पूछ लूंगा उनसे। इंद्रमणि बडोनी जी की पार्टी को डुबोने के चक्कर पे लगे। काशी सिंह हैरी जी बेचारे अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बनाया इन्होंने।
इन्होंने कटाई जी को उठा के बना दिया। चलिए दोनों की मैं कहूंगा, मैं मिश्रा जी आपको डिबेट में लाना चाहूँ, ऐसे डिबेट नहीं हो रही। राजेश जी की भी ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दिए प्लीज। राजेश जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से चीजें चलेंगी राकेश मिश्रा जी, कि आप एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, जनता में इसमें क्या इफेक्ट जा रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं हिंदुत्व के भी, जैसा मैंने अभी जो दीपक जी से पूछा था वो भी उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ये लड्डू बीजेपी के हाथ में क्यों है मिश्रा जी? जब भी कोई नया दल बनता है वो वहीं चला जाता है और फिर बड़े नेता कहते तो 80-20 का चुनाव है और उसका फायदा बीजेपी को होता है। देखो, आज एक चीज तो बहुत कंफर्म हो गया है कि देश में ना जो बहुसंख्यक की बात करेगा सत्ता में आएगा। आप कहीं भी चले जाओ, ये नैरेटिव बदला है ना, बदला है। और जब तक सारे राजनीतिक दलों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गौर से देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो कट्टर मतलब
जिहादी बात करने वाली पार्टी थी, वो गली गली मंदिरें बनवा रही है। हाँ, मतलब उसका जो सबसे बड़ा नेता है वो अपने गांव में केदारेश्वर महादेव बना रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी जा रही हैं। ये शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट इसलिए हुआ है कि बहुसंख्यक मतदाताओं की एकता ने पॉलिटिकल पार्टियों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि बिना इनके काम नहीं चलेगा। जैसे कभी अल्पसंख्यक थे, बिल्कुल सही बात। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग होता था वो जहां जाता था तो उनके साथ कास्ट इधर उधर होके, जो बीच की कास्ट है वो इधर उधर होके सरकार में आ जाते थे। लेकिन अब पिछले 14-15 सालों से 2014 के बाद ये नैरेटिव बिल्कुल सेट होता जा रहा है कि जो बहुसंख्यक की बात करेगा वही देश पर राज वो करेगा। देश की तो ये बात सत्ता पे बैठेगा। विपक्ष को समझ क्यों नहीं आ रही ये बात जितना जल्दी राजनीतिक दल समझ रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समझ रही बैलेंस से चल रही है, है, बैलेंस कर रही है चारों यूजीसी चीजें। पर उनका आप कोई ऐसा खास सोचिए बयान- कि मुरादाबाद जैसी सीट जहां पे 50% के आसपास अल्पसंख्यक वोट है, वहां पे उसने एक हिंदू को टिकट दिया और एक मुस्लिम का टिकट काटा। बिल्कुल पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में केवल 4 मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया, 76 हिंदुओं को टिकट दिया। क्यों? वो ये समझ गई थी कि हमको अगर भारत की राजनीति में रहना है तो बहुसंख्यक के साथ ही राजनीति करना है जी। शायद उत्तराखंड में अभी जैसे राजेश जी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो ये सेट नहीं कर पा रहे थे या नहीं बता रहे थे कि डेमोग्राफी में कौन सा वर्ग आता है। अभी जो मेरा प्रश्न आया था वो ये आया था कि 24 लाख से ज्यादा दूसरे राज्यों के लोग, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बहुत से जैन भी नए आके देहरादून में बसे हैं या उत्तराखंड में उद्योग के सिलसिले में, तो वो लोग भी सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग पूरे प्रदेश में आके जिनकी संख्या 24 से 25 लाख के आसपास पहुंच गई और इससे पहले 10 से 12 लाख लोग इस प्रदेश में पहले से मतदाता हैं, जैसे मैं 2003 से पहले का मतदाता हूं, तो मेरे परिवार में जो 10 वोट जुड़े होंगे उनके लिए मुझे एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन वो 24 लाख मतदाता जो 63 लाख के बाद बच्चे हैं, अगर वो एसआईआर में जुड़ रहे हैं तो ये बात आपकी सही है मिश्रा जी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जैसे भी भाई साहब कह रहे थे दीपक जी कि नहीं भैया हम तो क्षेत्र दल, अरे क्षेत्र के लिए क्या ये मायने नहीं रखता है? प्रदेश का जो राष्ट्रीय स्तर का दल होगा वो तो ये सोचेगा कि उसे अदर स्टेट्स में जाकर मुस्लिम का भी वोट चाहिए, क्रिश्चियंस का भी चाहिए, सिख का भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड तो मेजोरिटी में 90% सनातन आबादी है, वहां पर आप ये बात नहीं कर पाते हैं कि सनातन के लिए भाई नहीं, हम नहीं अवैध जो निर्माण नहीं होने देंगे, अवैध मस्जिदें नहीं बनने देंगे। ये काम यूकेडी क्यों नहीं कर सकती? देखिए, ये सारे काम सारे राजनीतिक दल को, चूंकि ये सनातनी प्रदेश है, इसका पहले से कांग्रेस और भाजपा से कोई रिश्ता नहीं, इस पूरे एरिया को ही देवभूमि कहा जाता है। और देव जो होते हैं वो हिंदू संस्कृति में ही होते हैं, दूसरी संस्कृति में देव नहीं होते हैं, उनके यहाँ पैगंबर होते हैं। 18% मुस्लिम आबादी वाला, ऐसे बिहार में आप देख लीजिए मुस्लिम आबादी वाला जो प्रदेश है, वहां बीजेपी सनातन की बात कर रही है, तो विपक्ष के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, उत्तराखंड में करने में दिक्कत क्या है यूकेडी को और कांग्रेस को? अगर ये यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हो रहा है ना। नहीं, अगर ये उत्तराखंड में बहुसंख्यक की बात इनको लगता है, जैसे मैं यूकेडी की बात करता हूँ, यूकेडी को लगता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा छोटा सा ज्ञान है, उनको लगता है कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, पर्वत अंचल के लोग हैं, ये सबसे पहले अपनी पूरी पैठ वहां बनाना चाहते हैं जहां पे इनका हर गांव में 2-4 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता बैठे हुए। सर एक बात होती है मिस्टर, मैं ही आपको रोकना चाहता हूं। और पहाड़ों में पहाड़ को बीजेपी डर दिखा रही है, उन पहाड़ी लोगों को जिनको अभी आप बता रहे हैं कि नहीं, ये चाहते हैं कि भाई पहाड़ों में पहले अपना सिस्टम मजबूत किया जाए। हाँ। बीजेपी वहां ये कह रही है देखिए भैया वो आ गए, मंदिर बन रहे हैं, वो मस्जिद बना रहे हैं, वो लोग आपके यहाँ मदरसे बना रहे हैं, तो उनको उससे ज्यादा डर होगा या उससे ज्यादा प्यार होगा कि जो उत्तराखंड में अपने पैर पसार रहा है। अब आप थोड़ा सा, मैं इसके आगे की लाइन भी आपको बता देता हूँ। पैर पसारा जाए या रोका जाए या उसको चढ़ाया जाए या उतारा जाए, ये तो समय का है। पहाड़ों में इतनी बुरी स्थिति अभी नहीं पैदा होगी, क्योंकि पहाड़ मुगल नहीं चढ़ पाए, पहाड़ अंग्रेज नहीं चढ़ पाए। आप समझिए नेपाल क्यों नहीं आज तक गुलाम हुआ? सर मस्जिद हम देख रहे हैं बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, वो को लूटने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, रह रहे हैं, छोटी छोटी जगह घेर रहे हैं, बना रहे हैं अपना। फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे डेमोग्राफी चेंज हो गया। भैया जब पिछले 10 साल से अगर एक ही दल का शासन है तो ये कैसे चढ़ पा रहे हैं? वो कह रहे कांग्रेस पहले चढ़ा रही है। दूसरी बात, 2004 में जो नारायण दत्त तिवारी, उसका भी मैं आपको पटापेक्ष कर देता हूं, सुनिए उसको सत्यता, और जाके आप लोग इसका फैक्ट चेक कर लीजिएगा। 2004 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक उसका
जो देवबंद वाले साहब हैं उनका, उनकी संस्था का एक वो पत्र आया और उनसे ये कहा गया कि आप ज़मीनें ढूंढो, और ढोलास के पास उनको ज़मीनें मिली। उन्होंने 100 एकड़ मतलब 20 एकड़ मदनी साहब का और ग्राम मौलाना शेख उल हिंद। किसानों से उसकी रजिस्ट्री कराई, फिर उस पर निर्माण की परमिशन मांगी। चूंकि आईएमए पास में था तो उस समय की सरकार ने उन्हें अलाउ नहीं किया। वो हाई कोर्ट गए, वहां भी अलाउ नहीं, उनको अलाउ नहीं हुआ। लेकिन प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि जिस मदनी को जमीन खरीदने का आदेश मिला और जब सरकार को उस जमीन का भू उपयोग करने के लिए संस्तुति हाईकोर्ट से भी नहीं मिली और वहां से नहीं मिली, तो आज की सरकार के बीच में वो जमीनें बिक कैसे गई? और आज 80% से भूभाग जिस महंगाई के रेट पे वो जमीनें बिकी और उसका टोटल पैसा जो बेचने वाला था वो पैसा उसी संस्था में गया, उसी संस्था को गया जिसका विरोध चल रहा है। तो वो क्या जो जमीनें उत्तराखंड की बेच के किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन लेके और वो जमीनें बेच के और उसका 1 रुपए का 100 रुपए बना के, तो वो क्या देश के उन्नति में पैसा लगेगा कि वो आतंकवाद या जैसी चीजों के लिए हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो सुनते हैं उसमें पैसा, हाँ उसमें पैसा लगेगा, ये सोचने का बात है। अभिषेक और जी। 10 साल से चौकीदार ही बैठा था। ठीक है अभिषेक जी, आप ये बताइए। इसी बात को मैं संबद्ध करूंगा। हाँ, जिस भूमि की आप बात कर रहे हैं, जब हाईकोर्ट के निर्देश पे उस पे रोक लग गई और हाई कोर्ट पे तो आप कह नहीं पा रहे हो। हाई कोर्ट के खिलाफ तो एनडी तिवारी के खिलाफ गया था। एनडी तिवारी ने उसका विरोध किया, तो जो ये शेख उल हिंद था ट्रस्ट, ये हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में ये दलील दी गई बीजेपी के या संगठन के द्वारा कि देखिए यहाँ पर आईएमए राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सरकार के द्वारा, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, उसने दलील दी थी। बिल्कुल, लेकिन उस पे रोक लग गई थी, उस पे रोक लग गई थी और बहुत लंबा बीच में 2017 में तो इन्होंने, अब हो सकता है उस समय ज्यादा चुनाव का माहौल था इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ज्यादा जवाब नहीं दे पाए, लेकिन तो मैं अभी पैसे वापस लाने चाहिए ना। बिल्कुल, 10 रुपए का पैसा है, लेकिन जो तथाकथित उस ट्रस्ट का मालिक है, जो तथाकथित जो उस ट्रस्ट का मालिक है, वो मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के साथ फोटो खिंचवा के, नहीं तो कांग्रेस को इससे मांग करनी चाहिए। भाई आपने आदेश नहीं दिया था तो कांग्रेस सामने आके मांग करे कि जो पैसा इस ट्रस्ट को बेच के गया है, मान लिया आपने कहा, तो आप मांगिए ना, मांग करिए। इस बात में बात नहीं होती है ना, ये वाली बात मांग करिए। उल्टा आप ही के लोग बोल देते हैं वहाँ, जैसे वकील भाई इस बात की मांग करिए चुनाव में कि भैया हम सरकार आएगी तो हरीश रावत जी ने मुझे कह दिया हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। नहीं ऐसा कोई, अगर कोई अभी यही, अरे तो भाई आप इसका जवाब दे दीजिए ना, मांग कर लीजिए। मैंने वो वीडियो सुना है कि जो पैसे हैं आपके प्रदेश जो प्रदेश हमारे प्रदेश के उगाही की है वो पैसे हमें वापस करा दीजिए। आपको बताऊं, अकाउंट फ्रीज करा दीजिए उसका। अकील अहमद जी की बात करें ना, अकील अहमद जी, उस समय चुनाव का ऐसा माहौल था और हरीश रावत जी ने उस बात को उसी टाइम कंडेम किया था। मैं आपको बताऊं, हम भी उस टाइम लाल कुआं में थे, हम भी लाल कुआं में, सिर्फ मुद्दा बना लिया ना बीजेपी। चलो अब एक चीज, झूठ बात, झूठ एक बार झूठ चल सकता है, 2 बार चल सकता है, आज एक्सपोज हो गए ना। मैं आपको बताऊं, अच्छा आप हरी एक महीने बाद ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करना भूल जाएगी। अभिषेक भंडारी जी ये बताओ कि जो डेमोग्राफी चेंजिंग की बात, हाँ जी, का भाजपा के मुख्यमंत्री या भाजपा की सरकार कर रही है या भाजपाई लोग कर रहे हैं, वो डेमोग्राफी चेंज में 40 लाख बाहर के मतदाता हैं, आप एक्सेप्ट करते हो इनको या आप इनके साथ राजनीति करना चाहते हो? नहीं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आपके लिए अंदर बाहर कोई फर्क नहीं है। एक चीज बताइए, आप अगर कल की डेट में मैं भी दिल्ली जाता हूं, मुंबई जाता हूं, कर्नाटका जाता हूं, क्या वहां पे हम न रहें? क्या हम न रहें? ये सभी के लिए स्वतंत्रता है। समय का अभाव है आज। दीपक जी और राजेश जी, अभिषेक जी और तमाम जो हमारे प्रवक्ता थे, सबने अपनी अपनी बात रखी और सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अब आने वाले वक्त में 27 से पहले एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है उत्तराखंड की सियासत में। आज के लिए बस इतना ही।